नमस्कार साथियों, ट्रू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग इस समय यूपी टेट और सुपर टेट क्या कहते हैं सी टेट की तैयारी की शुरुआत किए हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इस पे जो जितने भी विषय थे कोशिश किया गया है कि सभी विषयों को टच किया जाए और उसके जो भी सिलेबस हैं उसको पढ़ा जाए। तो वहाँ तक हम लोगों ने जहाँ तक संभव हो सका है उसको पूरा किया है। देखिए, परीक्षा नज़दीक है, इसलिए अब हम लोग आज के एपिसोड से हम लोग अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्नों को करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा से। चलिए साथियों, तो हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। देखिए, कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम एक एक प्रश्नों को पढ़ के उसके उत्तरों पे विचार करेंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। यानी आपको ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताने हैं कि कौन सा जो वर्ण है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन आपको, जैसे कि आप हिंदी का एपिसोड जो आप देखे होंगे शुरुआत में वर्णमाला वाला, तो उसमें संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया गया था। तो संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स। अर्थात छ भी है, त्र भी है, ज्ञ भी है, यानी ये तीनों तो हैं। कौन सा वर्ड नहीं है? ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो पहला विकल्प हमारा इसमें सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न पे विचार करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जब व्यंजन, हम स्वर और व्यंजनों का जब वर्गीकरण करके हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें ये भी जाना था कि क्या कहते हैं, बोलने के आधार पे उच्चारण की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उसमें क्या था कि जिन वर्णों का उच्चारण दांतों पे जीभ के लगने से होता है तो उनको क्या कहते हैं। जैसे कंठ है, अब विकल्पों पे विचार करें। कंठ क्या है? जो गले से आवाज़ निकले। दंत क्या है? जो यानी हमारी जीभ जो है दांतों को टच करे। ठीक है, तो अब हम दूसरे ही विकल्प पे आ गए अपने मुख्य उत्तर पे। तो जो इसका आंसर जो होगा वो होगा दंत। अर्थात जो दंत हमारे जो व्यंजन हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो उच्चारण होता है तो जीभ उस पे दांतों पे हमारे टच करती है। जैसे त, थ, द, ध, न, यानी त वर्ग के जो वर्ण होंगे वो दंत होंगे। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन अभी आपको बताया गया था एपिसोड में ही, पहले एपिसोड में। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? एक तरह से कह सकते हैं कि ये जिनको उच्चारण करने में थोड़ी सी मुंह के अंदर गर्मी की महसूस हो। जैसे स, जैसे ये आपके तीनों स, ठीक है ना, ये ही हमारे ऊष्म व्यंजन है। अ, ब, स ये नहीं है। च, छ, ज ये भी उस वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। य, र, ल ये भी नहीं है। यानी हमारा जो ऊष्म व्यंजन होता है वह कौन सा होता है? आपका बड़ा स, मूर्धन्य स और छोटा स, ये ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे छ वर्ण किसके योग से बना है? तो हमारा छ वर्ण क्या है? देखिए, विकल्प दिया है आपको क प्लस मूर्धन्य श। देखिए यहाँ पे जो विसर्ग हमारा जो लगा है, हलंत जो लगा है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा जो ये वर्ण है, ये जो वर्ण है ये स्वर से रहित है। अर्थात आधा कह सकते हैं इसको हम। यानी क और श से योग से बना है, या क और च के योग से बना है, या क और छ के योग से बना है, या क और स के योग से बना है। तो देखिए, छ है क्या? पहले ये हम जान ले, ये जो हमारा छत्री वाला जो छ है वो क्या है? तो वो एक संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो जो संयुक्त व्यंजन है, ये वाला जो हमारा छ वाला संयुक्त व्यंजन है वो इसके योग से बना है। यानी दो व्यंजनों के योग से हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो हमारा विकल्प जो सही होगा वो ए वाला सही होगा। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या है? आकाश
पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह, यानी इन दोनों शब्दों के बीच ये जो हमारा माइनस की तरह चिन्ह लगा है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अल्पविराम कहते हैं इसको, या योजक चिन्ह कहते हैं, या उद्धृढ़ चिन्ह कहते हैं, या विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। जब आप जो इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें विराम चिन्ह के बारे में पूरा स्पष्ट हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए जैसे अल्पविराम क्या होता है, अल्पविराम हमारा कॉमा, योजक चिन्ह माइनस की तरह, उद्धृढ़ चिन्ह हमारे जैसे इसको कह सकते हैं हम इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा, विस्मयादिबोधक चिन्ह ये होता है। तो क्या इन दोनों के बीच योजक चिन्ह में क्या बताया गया था? ये दो समान या असमान चीज़ों के बीच लिंक करते हैं, है ना। तो योजक चिन्ह जो हमारा होगा वो बी विकल्प सही होगा। आगे देखें 6वें प्रश्न पे कह रहे निम्न में से तत्सम शब्द है, यानी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द होता क्या है? जैसे जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। अब संस्कृत वाले शब्द हमारे कौन है? जैसे लौंग, बहिन, पृष्ठ, तनाव। तो अगर आप देखें तो उच्चारण की दृष्टि से ही आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा पृष्ठ है ये तत्सम शब्द है, यानी ये संस्कृत के शब्द के जैसा प्रतीत होता है। आगे देखें अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? कह रहे गोधूम शब्द का तद्भव है। तो तत्सम हम लोगों ने जान लिया कि तत्सम क्या है। तत्सम जो है संस्कृत के शब्द हैं, और तद्भव क्या है? यानी वही उन्हीं शब्दों का जो हम अपने बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग करने लगते हैं वो हमारे तद्भव हो जाते हैं, यानी इनकी भी उत्पत्ति उसी से हुई है, भाव उनका वही लिया जाता है और वो तद्भव कहे जाते हैं। तो अब देखिए गोधूम शब्द क्या उसको गेहूँ कहेंगे, या गाय कहेंगे, गोबर कहेंगे, या गोधन कहेंगे, ठीक है। तो गाय को क्या है? गाय को जैसे हम गो कहते हैं, संस्कृत में उसको गो कहा जाता है, गोबर। अब गोबर और गोधन ये हमारे ये तरह से कह सकते हैं कि गोमय गाय से प्राप्त चीज़ें हैं। तो क्या है? तो उसमें से हमारा जो सही विकल्प होगा वो गेहूँ होगा। आगे देखें अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। कह रहे कौन सा शब्द तद्भव है? अब इसमें तद्भव पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। आप देखें मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तद्भव बताया गया है कि जो संस्कृत के शब्दों से ही इनके अर्थ को लिया गया है, और ये जनरली क्या होते हैं बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे नज़र डालें तो ये भंवरे का एक तरह से पर्यायवाची आपको प्रतीत होता है, लेकिन भंवरा उसको हम मधुप भी कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं, मधुकर भी कहते हैं। तो क्या है, लेकिन ये भंवरा शब्द जो है ये हमारे दैनिक जीवन में यानी बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो सही तद्भव शब्द क्या होगा? भंवरा। तो आगे चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्नों को देखते हैं इसी क्रम में। देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है सहद शब्द है, यानी सहद शब्द किस प्रकार का शब्द है? वो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या आगत है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं वो हमारे तत्सम है। तद्भव शब्द क्या हैं? जो संस्कृत से ही आगे मतलब कह सकते हैं कि उसी के भाव से आगे लिए गए हैं, वो हमारे तद्भव शब्द हो गए। देशज, देशज हमारे वे शब्द हैं जो देश विशेष में बोले जाते हैं। और हमारे आगत शब्द क्या होते हैं? हमारे आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, है ना, यानी आए हुए हैं। आगत अर्थात आए हुए हैं। तो यहाँ इसमें से हमारा जो तत्सम शब्द ये सहद शब्द होगा वो आगत शब्द होगा, ठीक। आगे देखते हैं करपट का तद्भव रूप है। करपट, देखिए करपट जो हमारा शब्द है यानी ये करपट जो है किसका तद्भव रूप है? किस शब्द का तद्भव रूप है? वो कपट का है, कारपेट का है, कपूर का है, या कपड़ा का है? तो कपट तो नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये कपट है, कपट का तद्भव रूप करपट नहीं होगा। यानी ऑलरेडी आपको देखने पे लगेगा कि ये जो करपट का जो तद्भव, ये करपट हमारा क्या है? ये तत्सम शब्द है। तो कपट देखने से ही लग रहा है कि वो उसका नहीं होगा शब्द। कारपेट ये आपके विदेशी भाषा के शब्द हैं। फिर कपूर, कपूर का क्या होता है तत्सम? कर्पूर।
तो ये कपड़ा का जो तत्सम होता है वो करपट होता है, और करपट का जो तद्भव रूप होगा वो कपड़ा होगा। तो इस तरह से हमारा ये चौथा विकल्प सही है। इसमें आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन मतलब क्या होता है? नया, नवीन, ठीक है। तो अर्वाचीन का विलोम दे जानना है हमको। तो सबसे पहले कौन सा ऐसा इसमें से विकल्प है जो इसका विपरीत का अर्थ देता है? अर्थात अर्वाचीन का अर्थ मतलब नवीन, तो इसका मतलब जो पुराना होगा प्राचीन। तो ये हमारा ये विकल्प सही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अद्यतन तो होगा नहीं, अद्यतन का मतलब ही नया होता है, अपडेट। अधुनातन का पुरातन, सनातन का, इस तरह से, ठीक है ना। तो अर्वाचीन का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? प्राचीन। अब आगे देखते हैं ऋत शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऋत शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ऋत का विलोम शब्द आपको नाम से ही देखिए, अनृत, ठीक। ऋत का अनृत। देखिए दोस्तों, जैसे कि इसमें जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं, आपको अभ्यास करवाए जा रहे हैं, ये सारे प्रश्न यूपी टेट के परीक्षा में आ चुके हैं विगत वर्षों में। तो आप इनको दोहराते चलें। देखिए अगला प्रश्न देखें, उत्कर्ष शब्द का विलोम है, ठीक है। उत्कर्ष, किसी चीज़ का उत्कर्ष हो जाए, उद्गम हो जाए, है ना, तो उसका विलोम शब्द क्या है? तो विलोम शब्द देखेंगे पतन। उत्कर्ष का तो पतन नहीं होगा, क्योंकि उत्थान का पतन होता है। अपकर्ष, अपभ्रष्ट, अपभ्रष्ट नहीं होगा। फिर विकर्ष, विकर्ष भी नहीं। तो क्या है? उत्कर्ष का अपकर्ष, इसका विलोम शब्द क्या होगा हमारा? अपकर्ष। आगे देखते हैं समष्टि का विलोम शब्द क्या है? विशिष्ट है, अशिष्ट है, कि अपुष्टि है, क्या व्यष्टि है? तो समष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो हमारा व्यष्टि होता है, यानी इसमें हमारा चौथा विकल्प सही है। आगे देखें हम अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? अनुरक्त का तो विकल्प पढ़ते हैं आरक्त, विरक्त, निरक्त या आसक्त। तो इसमें से अनुरक्त का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो होगा विरक्त। आगे देखें कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? यहाँ पे आपको सभी विकल्पों में विलोम का युग्म दिया गया है, यानी शब्द है फिर उसका साथ ही उसके साथ उसका विलोम शब्द है। जैसे प्रसारण, संकुचन। प्रसारण का मतलब फैलाव, संकुचन का मतलब सिकुड़ना। भिज्ञ, सभिज्ञ। देहाती और शहरी, ये भी विलोम शब्द दिखने पे लग रहा है। ओजस्वी, निस्तेज। तो क्या है? यही हमारा जो बी विकल्प है, भिज्ञ और सभिज्ञ, ये दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये विलोम शब्द नहीं है। आइए दोस्तों आगे चलें, हम कुछ और प्रश्नों को देखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की, दोहराने की, कि जो परीक्षा में आ चुके हैं। साथ ही साथ हम उन टॉपिकों से शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे अनटच रह गए हैं इसके दौरान। तो साथ ही साथ हम उनको भी अभ्यास करते चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? यानी दिए गए 4 शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो अलग अर्थ देता है? बाकी तीनों तो एक ही जैसा अर्थ देंगे। तो शब्द पहले विचार करते हैं, क्या है वो? चिरंतन, शाश्वत, सनातन और अधुनातन। तो देखा जाए दोस्तों, अगर शब्दों पे विचार करें तो चिरंतन, शाश्वत और सनातन ये एक जैसा अर्थ देते हैं। ये पुरानी घटना जो हुई है उसके बारे में बताते हैं। जबकि जो हमारा अधुनातन है, अधुनातन हमारा आज तक की घटनाओं का वर्णन करता है। तो इसमें से जो सबसे अलग विकल्प होगा वो होगा अधुनातन, यानी चौथा विकल्प सही होगा। आगे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्न में से हाथी का पर्याय है, यानी दिए गए 4 विकल्पों में से ऐसा वो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका अर्थ हाथी हो रहा है? तो देखें, विचार करें शब्दों पे। कुरंग, कुंजर, कलहंस और केहर। तो देखिए, जैसे कुरंग का अर्थ क्या होता है? कुरंग का अर्थ होता है हिरन, ठीक है। कुंजर का हाथी, और बाकी ये कालहंस और केहर, इनका जो अर्थ होता है वो होता है सिंह। तो हमारा इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? जो सही विकल्प होगा वो होगा कुंजर, अर्थात जो कुंजर शब्द है वो हाथी का ही पर्यायवाची है। अब आगे देखें अगले प्रश्न को।
भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी दिए गए इन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो भंवरे का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर अर्थात भंवरा। तो विकल्पों पे विचार करें। पहले देखिए मधुकर, प्रभाकर, खटपद और अल। इसमें से देखिए ये जो प्रभाकर शब्द है ये किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? सूर्य में। तो इसलिए ये जो विकल्प होगा यही सही होगा, प्रभाकर। अर्थात जो प्रभाकर शब्द है वो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। आगे प्रश्न को देखें। निमिष का पर्याय है। तो दिए गए इन 4 विकल्पों में से निमिष का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो पहले शब्दों को देखें। प्रकाश, छिद्र, पूर्ण और क्षण। तो निमिष का अर्थ होता है क्षणिक, कम समय के लिए। तो उसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो होगा क्षण। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को 21। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी किस शब्द की दिए गए किस विकल्प की पर्यायवाची है? तो कालिंदी का अर्थ होता है यमुना। ठीक है दोस्तों, बाकी सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा इनके भी अलग अलग पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पे कालिंदी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा यमुना। अर्थात हमारा चौथा विकल्प सही है। आगे हम देखें कि कौन सा शब्द ऐसा है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यानी इसमें ये दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प तो ऐसे हैं जो सूर्य के पर्यायवाची को बताते हैं, लेकिन जो हमारा चौथा विकल्प है यह मतलब यह जो चौथा विकल्प है वो एक विकल्प सूर्य के पर्यायवाची को नहीं बताता है। तो आगे देखते हैं, शब्दों पे विचार करें। दिनकर अर्थात सूर्य, रवि सूर्य को ही कहते हैं, अंशुमालिनी भी सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन यामिनी का जो अर्थ होता है वो होता है रात्रि। तो क्या हो गया? डी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। अर्थात सूर्य का जो पर्यायवाची नहीं है वो है यामिनी। आगे देखें, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा आपको संज्ञा के एपिसोड में बताई गई थी कि भाववाचक संज्ञा क्या है। आप संज्ञा का जो भी एपिसोड पढ़ा है इसमें आप उसको देख सकते हैं, आप उसमें पूरी संज्ञा को समझ सकते हैं। संज्ञा क्या है, उसके भेद कितने हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, कौन कौन से उसके प्रकार हैं, सब कुछ आप वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जो किसी का हमको भाव दे। ठीक है, अब पंडित का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ में महारत हासिल करना, विद्वता हासिल करना हमारा पंडित है। तो क्या पंडित का अर्थ पढ़ने से होगा? जी नहीं। पंडित का अर्थ पंडिताइन से होगा? नहीं, ये तो विलोम शब्द है। और बाकी पांडित्य अर्थात जिसमें हमको महारत हासिल है वो हमारा पांडित्य है। तो पंडित का भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा? पांडित्य। आगे देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अर्थात दिए गए 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प ऐसा है जो जातिवाचक संज्ञा का बोध नहीं कराता है, बाकी 3 तो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले हमें विकल्पों पर विचार करना होता है कि हमारे दिए गए प्रश्न को कौन से विकल्प सूट कर रहे हैं, अर्थात कौन से विकल्प उससे मेल खा रहे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो एक ही जाति समुदाय का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा होती है। तो देखें इस पर विचार करें तो लोहा, लकड़ी और पुस्तक ये क्या है? ये वस्तु समुदाय है ना, क्या बोध करा रहे हैं? ये किसी समुदाय का बोध करा रहे हैं, मतलब एक ही जैसी चीज़ों का बोध करा रहे हैं। लेकिन हमारा जो शैशव है वो क्या है? एक भाववाचक संज्ञा, एक भाव का बोध करा रही है। तो जातिवाचक संज्ञा शैशव नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने कुल 24-25 प्रश्नों को हल किया, पढ़ लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा जोर कर रहे हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं, और साथ ही साथ आप हमारी इस पुरानी जो वीडियो पढ़े हुए हैं टॉपिक के अनुसार उसको भी पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, ताकि वहाँ से चीज़ें आएँ जो आप वहाँ से थ्योरी को समझेंगे, यहाँ आके उसका अभ्यास करेंगे तो काफ़ी सुगमता से आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो आगे भी हम और भी ऐसे प्रश्न लाते रहेंगे टॉपिक से। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को पूरा देखिए, जो भी एपिसोड डाले जा रहे हैं आप उसको पूरा देखिए, अधिक से अधिक अभ्यास करिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में कुछ नए अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।